गुड मॉर्निंग भाई सभी को। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है? बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? जरा एक बार बता दो, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास। ठीक है बेटा, ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी बेटा, और मैंने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज थी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती थी और सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती थी। उसे ये मतलब नहीं कि बेटा सॉल्यूट कौन सा है, बस नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उस पर डिपेंड करती थी। और मैंने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। तो अब उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं बेटा वो है नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हेडिंग डाल लेना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम इसको लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो कल आपको याद हो, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था बेटा, कल एक चीज समझाई थी मैंने कि मान लो हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, एक सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है बेटा, और लिक्विड होगा तो इसका मतलब फिर बेटा वो वोलाटाइल नेचर का होगा। वोलाटाइल नेचर का होगा तो इसका मतलब वो वेपर बनाएगा, और अगर बेटा वो वेपर बनाएगा तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा पी नॉट से। यानी यहाँ पे पी नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बेटा सभी को? तेरे को ही नहीं दिख रहा बेटा, औरों को दिखाई दे रहा हूँ क्या? हाँ, इसका नेट खराब है बेटा। बेटा कहीं छत वगैरह में चले, मैसेज में बोल दिया कर बेटा, छत में चले जा, नहीं तो तू। ठीक है बेटा, अब आप याद करो, अगर आपने मान लो इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया बेटा, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो बेटा हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और मान लो ये जो सॉल्यूशन बना हमारे पास, इसका जो वेपर प्रेशर है वो पीएस है, यानी पीएस का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद करो बेटा, मैंने कल बताया था कि जैसे ही आप किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि मान लो अगर इसका वेपर प्रेशर 700 mmHg है, मान के चलो, तो जैसे ही आप इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि डिक्रीज कर गया, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये जो पीएस की वैल्यू है बेटा वो 600 mmHg हो गया। तो ये जितना डिक्रीज करेगा बेटा उसको हम कहते हैं बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे बेटा तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और वो जितना भी डिक्रीज करेगा उसी को आप कहोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब जैसे इस केस में यह है बेटा 700, और जब आपने इसमें मिलाया तो ये हो गया 600, तो कितना डिक्रीज करा बेटा इन दोनों के बीच में? 100 mmHg कम हो गया बेटा। तो आपको कहिए जो 100 mmHg है ये हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पीएस। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमने पढ़ना है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब यह होता है कि जब आप इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इस पी नॉट के रिस्पेक्ट में निकालते हो, एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इस पी नॉट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तब उसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब मैं कहूंगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा पी नॉट माइनस पी एस, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिवाइडेड बाय
पी नॉट। अगर इस पी नॉट के रिस्पेक्ट में इसको निकाला जाए तो तब इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा कि आप इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आप जल्दी से मेरे साथ लिखना, एक बार मैं फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूं बेटा। क्या बोला मैंने कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा बेटा। वो जितना भी डिक्रीज करेगा, जितना कम होगा, उसको आप कहोगे बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब आप पी नॉट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो तब उसको कहोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जल्दी से मेरे साथ लिखना बेटा, इसके बारे में लिखना। When non-volatile solute is added in a pure solvent, then its vapor pressure decrease. Full stop. This decrease in vapor pressure is called lowering in vapor pressure. और नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो lowering in vapor pressure delta P equals to P naught minus PS. Lowering in vapor pressure delta P equals to P naught minus PS, where P naught equals to vapor pressure of pure solvent and PS is equal to vapor pressure of solution. Vapor pressure of pure solvent and PS is equal to vapor pressure of solution. नेक्स्ट लाइन में लिखना द रेशियो बिटवीन lowering in vapor pressure, the ratio between lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure. नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट या फिर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट या फिर इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। जल्दी से बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया वाला टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा आ गया। ओके अमन तेरे को नहीं आया बेटा समझ में? जैन ठीक है बेटा। ओके तो बेटा आप लोगों को याद हो मैंने कल बोला था कि जब भी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो मैं 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सेकंड में आपको बताऊंगा कि इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्यों रखा है, मतलब यहाँ ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, और थर्ड मैंने कहा था एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसके थ्रू हम सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। ये तो पढ़ लिया बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। अब इसी के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करने जा रहा हूं बेटा मैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करेंगे बेटा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं बेटा, समझते हुए चलना, साथ साथ लिख भी लेना, ठीक है। तो याद करो, हमने राउल्ट्स का सेकंड लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, सेकंड लॉ इसलिए लगा रहे हैं बेटा क्योंकि आपने इसमें देखा होगा कि आपने लिक्विड के अंदर बेटा सॉलिड ऐड किया है, तो मतलब सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है बेटा, इसलिए यहाँ पे सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो याद करो, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास था PS इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स सॉल्वेंट, ये हम जानते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। PS इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स सॉल्वेंट। अब याद करो, आपने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था बेटा कि एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। तो यानी इससे हमें एक चीज पता लग गया कि जो एक्स सॉल्वेंट होता है वो 1 माइनस एक्स सॉल्यूट होता है बेटा। तो यानी ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें हम एक्स सॉल्वेंट की जगह बेटा 1 माइनस एक्स सॉल्यूट रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। इसके बाद जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले P0 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। P0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा P0 माइनस P0 एक्स सॉल्यूट। अब जरा आप इसको सॉल्व करना, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपके पास कुछ ऐसा निकल के आएगा बेटा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। इसको सॉल्व करना बेटा, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, P0 माइनस PS इज इक्वल अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। अब इससे क्या पता लगा बेटा कि आप नोट करो, एक्स सॉल्यूट जो हमारा होता था वो होता था बेटा n सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं राउल्ट्स लॉ से चला था और राउल्ट्स लॉ से चलकर मैंने ये वाली इक्वेशन लेके आई, और इस वाली इक्वेशन से मुझे पता लगा कि मेरा जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है बेटा, मतलब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ये x सॉल्यूट पे डिपेंड करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, या ऐसे कहूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस कारण से हम इसको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे बेटा, क्योंकि P0 माइनस PS अपॉन P0 डिपेंड कर रहा है बेटा x सॉल्यूट पर, x सॉल्यूट डिपेंड करता है n सॉल्यूट पर, तो इसका मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 भी डिपेंड करेगा बेटा n सॉल्यूट पर। इसलिए हम P0 माइनस PS अपॉन P0 को बोलेंगे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोला बेटा, फिर मैं लिख रहा हूं, बताओ बेटा जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, जया नहीं आई बेटा, ओके ओके, जया नहीं आई बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं जया, ठीक है। सुनना बेटा, हम ये पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ करना है मुझे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता था कि वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब आप मोल भी बोल सकते हो बेटा, ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, इस पे डिपेंड करे बेटा। अब देख, मैं राउल्ट्स लॉ से चला, अब देख बेटा मैं राउल्ट्स लॉ से चला और राउल्ट्स लॉ से चलकर मैंने एक इक्वेशन निकाली, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ये इक्वेशन निकाली बेटा। इस इक्वेशन से मुझे पता लगा मेरा जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है
वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता था बेटा, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। यानी कि जो एक्स सॉल्यूट है वो एन सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी एन सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। और अगर ये एन सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब जल्दी बता बेटा जय, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? जया समझ में आया? हाँ ठीक है बेटा, ओके आ गया। तो आगे इसके बाद नीचे लिखना बेटा, इसके नीचे आप लिख सकते हो, इसके नीचे लिखना कि इट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिपेंड on number of moles of solute. Therefore, relative lowering in vapor pressure is colligative property. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. अब बेटा मैं थर्ड स्टेप, तीसरा काम करने जा रहा हूं। मैंने कहा था तीन स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप है क्या, दूसरा स्टेप हमने इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब तीसरा स्टेप मैं एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। एक तो यहाँ पे ही निकाल चुका हूँ, एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि आप इसके थ्रू सॉल्यूट का मोलर मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं बेटा, इसी को आगे करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं थर्ड पार्ट, जिसमें हम मोलर मास डिटरमाइन करेंगे बेटा बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसके लिए फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं बेटा। तो देखना कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अभी अभी आपने प्रूफ किया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। तो मैंने बेटा इसको लिख दिया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, जहां पे N1 का मतलब है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक बार रिपीट कर रहा हूं, N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद बेटा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर मेरे पास बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे कहते हैं बेटा कि जिनमें सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उस केस में होगा ये कि मेरे सॉल्यूट की अमाउंट ना बहुत कम होगी सॉल्वेंट के कंपेयरिंग में। अगर उसकी अमाउंट कम होगी तो मैं इस N1 को बेटा N2 के कंपेयरिंग में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। या मैं ऐसे कहूं, आप इसको ऐसे समझो बेटा, जैसे मान लो आपके पास N2 की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 10 है और N1 क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है N2 के कंपेयरिंग में, तो मान लो N1 की वैल्यू 0.01 है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो N1 प्लस N2 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.01, आपके पास आ जाएगा 10.01 और ये लगभग क्या है बेटा 10 के आसपास है। मतलब N1 प्लस N2 वापिस N2 के इक्वल है। तो क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N1 बहुत छोटा है N2 के कंपेयरिंग में, तो आप इस N1 को N2 के कंपेयरिंग में नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट करने का मेरा मतलब यह है बेटा कि आप यहाँ पे N1 प्लस N2 की जगह ओनली फॉर N2 लिख देंगे बेटा। तो N1 प्लस N2 को हटाया, मैंने N2 लिख दिया। अब याद करो इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहां लगा देंगे बेटा, N1 के लिए भी वैल्यू रख देंगे, N2 के लिए भी यही वैल्यू रख देंगे। तो मैंने क्या करा यहां पे नेक्स्ट लाइन में P0 माइनस PS
अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू N1 की जगह मैंने लिख दिया बेटा W1 अपॉन M1, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे हो जाएगा N2 की जगह आ जाएगा बेटा W2 अपॉन M2, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं बेटा, और इसको एडजस्ट करके मैंने ऐसे लिख दिया W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। तो ये मेरा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, और इस फॉर्मूले में मैं एक चीज नोटिस करता हूं, मुझे यहाँ पे M1 दिखाई दे रहा है। M1 का मतलब है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कहने का मतलब यह है कि अब मैं इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन कर सकता हूँ। एक्चुअल में मैंने कल भी बोला था कि जितनी भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उनका यूज हम सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो आपने इस फॉर्मूले में देखा कि यहाँ पे आपको M1 दिखाई दिया, M1 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिखाई दिया, तो यानी आप M1 को कैलकुलेट कर सकते हो बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जल्दी से बताओ बेटा ये डेरिवेशन समझ में आया या नहीं आया? ओके हाँ, और बताओ बेटा अमन, रांगण, सुनिधि, ओके बेटा, रश्मि, ठीक है, अंजलि, दीपिका, ओके ओके ओके, चलो सभी को समझ में आया। ओके बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट बेटा, जरा थोड़ा सा तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करता हूं बेटा, जरा समझना क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो होता क्या है कि जब आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में बेटा, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो ये पाया जाता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो इंक्रीज कर जाता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका ना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो इंक्रीज कर जाता है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट जितना भी इंक्रीज करा है उसी को हम कहते हैं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप इसको कुछ ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आप लोग कभी देखे हो कि जैसे चाय बनाते हैं ना बेटा, कौन कौन बनाता है भाई चाय घर में, जल्दी बताओ। अमन बनाता है कि नहीं बनाता बेटा चाय घर में? आंगन, ठीक है बेटा, सब बनाते हैं चाय। अच्छा, भौगना जी बनाती हैं चाय, बस भौगना के अलावा और कोई नहीं? अच्छा ओके बेटा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं बेटा तो आपने देखा सबसे पहले हम पानी रखते हैं बेटा। अब अगर पानी ना थोड़ी बॉईल करना स्टार्ट करता है तो आप नोट करो बेटा, जैसे ही आप उसके अंदर चाय पत्ती डालते हो या फिर चीनी डालते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि चीनी चाय पत्ती डालने पर होता है क्या कि जो पानी बॉईल कर रहा था ना वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है, वो बॉईल करना बंद कर देता है। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब आपने वाटर के अंदर वो चीनी या फिर चाय पत्ती डाली
तो उसने उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया बेटा। कहने का मतलब जो पानी अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर रहा था ना, तो जैसे ही आपने उसके अंदर चीनी या चाय पत्ती डाली तो उसने उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया होगा। बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने का मतलब आप ये समझ लो कि अब उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी देर के लिए समझ लो कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो कहने का मतलब जो 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था अब वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होगा, जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है ताकि वो और हीट ले सके और तब जाके बेटा वो बॉईल करता है। तो एक्चुअल में जब आपने किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका ना बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज कर जाता है, और वो जितना भी इंक्रीज करता है उसी को आप कहते हो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रीजन अभी बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे निकाला जाए। तो मान लो बेटा प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं टी सॉल्वेंट से, ठीक है। और यहां पे मैं जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसको डिनोट कर रहा हूं टी सॉल्यूशन से। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ, तो बेटा जल्दी से बताओ कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट। पहले था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने उसके अंदर जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके बेटा 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो जल्दी बताओ कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने कहा बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ, तो किस तरीके से आप लोगों ने निकाला बेटा, आपने निकाला है ये टी सॉल्यूशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो डिफरेंस है इसी को आप कहोगे बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको डिनोट करोगे डेल्टा। डिफरेंस है बेटा तो इसलिए डेल्टा, टी टेम्परेचर में डिफरेंस है इसलिए टी, और बी फिर बेटा किसके लिए स्टैंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। तो मेरे साथ लिखना बेटा इसकी डेफिनेशन, इफ वी एड नॉन वोलेटाइल solute non-volatile solute in pure solvent this cause increasing in boiling point, full stop. This increase in boiling point is called elevation in boiling point. ब्रैकेट में लिख देना बेटा डेल्टा टीबी। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टी सॉल्वेंट टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, वेयर टी सॉल्यूशन इज इक्वल टू boiling point of solution and T solvent is equal to boiling point of solvent, तो अब नेक्स्ट मैं आपको समझाने जाऊंगा बेटा कि हम अभी यहाँ पे समझेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया कि जब आपने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, बट क्यों इंक्रीज किया अब उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा। तो ध्यान से समझना कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है बेटा, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा।
तो ध्यान से समझो जरा, ठीक है। तो रीजन को समझाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा। रीजन को समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है और फिर इसका रीजन समझते हैं बेटा। तो देखो है क्या, मान लो आप लोगों ने यहाँ पे कोई लिक्विड लिया है, ठीक है, कोई लिक्विड लिया है, और अगर लिक्विड लिया है तो इसका मतलब बेटा ये वॉलेटाइल नेचर का होगा। अगर ये वॉलेटाइल नेचर का होगा तो इसका अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, राइट। अब आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो बेटा बाहर से। अब आपने इसको हीट सप्लाई किया तो एक तरीके से ना, मतलब आप इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो बेटा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो भी इंक्रीज करता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपने कोई लिक्विड लिया है बेटा, आप उस लिक्विड को हीट सप्लाई कर रहे हो। हीट सप्लाई करने का मतलब एक तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब कि आपने उसका वेपर प्रेशर ना बढ़ा रहे हो। अब होता क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो एटमोस्फियर है जिसमें कई सारी गैसेस है बेटा, तो ये भी एक प्रेशर अप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो कि कई गैसेस का मिक्स, कई गैसेस होती हैं जिधर, और वो भी हमेशा एक प्रेशर अप्लाई करती है जिस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर इस लिक्विड का इंक्रीज करते हो तो ये ना वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। और एक केस ऐसा आता है कि ये वेपर प्रेशर इंक्रीज करते करते ये इक्वल हो जाता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, ये इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और ये पाया जाता है बेटा कि जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ये पाया जाता है कि हमारा लिक्विड बॉइल करने लग गया। और तो आप लोगों को याद हो, आपने डेफिनेशन पढ़ी है बेटा कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप एक नई डेफिनेशन को जरा नोट करें। मैंने क्या बोला कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड होगा वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे कि लिक्विड बॉइल करने लग गया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को ही आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप इसको देखो बेटा, एक ग्राफ से भी समझ सकते हो। भाई दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकता हूं बेटा। ओके ओके ओके, अब दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है अभी? प्रांगण को अभी भी नहीं दिख रहा है भैया? मेरे को तो दिख रहा है। अंजलि देशवा, हाँ दिख रहा है। प्रांगण देख, थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, कर तो जरा उसको रिज्वाइन कर ले, नहीं तो। रश्मि का भी नेटवर्क का इशू चल रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है। एक बार रश्मि दोबारा से रिज्वाइन कर ले बेटा। ओके, रुक गया भाई गौरव, नेटवर्क इशू आ रहा है, दिख रहा है भैया। रश्मि अब दिखाई दे रहा है बेटा? प्रांगण अब दिख रहा है? गौरव, अच्छा बेटा, तेरे उसमें फिर नेट का इशू चल रहा है बेटा, एम लिखा आ रहा है सिर्फ। हाँ दिख रहा है, ओके बेटा। चलो तो समझना बेटा, तो मैंने कुछ ऐसी डेफिनेशन बताई बेटा कि हमने बॉइलिंग पॉइंट की एक नई डेफिनेशन पढ़ी है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है बेटा जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा। तो अब मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं कि आप इसको ग्राफ के थ्रू समझें क्या ना क्या चाह रहा हूं मैं। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए मैंने यहां पे एक तरफ एक्स एक्सिस खींच लिया, एक तरफ वाई एक्सिस ले लिया बेटा।
यहां पे मैंने टेम्परेचर को डिनोट किया और यहां पे मैंने प्रेशर को डिनोट किया, या वेपर प्रेशर आप समझ लीजिए। ठीक है बेटा, अब यहां पे बेटा वैल्यू लिखी होंगी, मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एटीएम, इस तरीके से लिखा होगा। और यहाँ पे कहीं एक लाइन होगी 1 एटीएम, कहीं पे एक नंबर होगा 1 एटीएम। आपको पता है बेटा जो 1 एटीएम होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो डॉटेड लाइन मैं खींच रहा हूं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे समझ लीजिए ऐसे नंबर लिखे हैं भाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से लिखा है, राइट। ऐसे यहाँ टेम्परेचर भी होगा बेटा, समझ में आ रहा है, मतलब 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, इस तरीके से लिखा हुआ, कहने का मेरा मतलब ये। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे रूम टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। और ये मान लो हमारा जो लिक्विड है इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो 0.1 एटीएम है। तो मैं उस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि यहां से इसको ऊपर उठाएंगे, यहां से इसको ऊपर उठाएंगे, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कि रूम टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.1 एटीएम है। अब मान लो मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, अब मैं इस टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं, तो आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर को राइज करूंगा तो वेपर प्रेशर ना इंक्रीज होने लगेगा, जिसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है बेटा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपको दिखेगा ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, कहने का मतलब ऊपर की तरफ उठने का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पे ना वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये वेपर प्रेशर ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये ना इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो यहाँ पे बेटा जो भी ये टेम्परेचर रहा होगा ना, जो भी ये टेम्परेचर रहा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसको T1 लिख देता हूँ, तो आप कहोगे बेटा ये जो T1 है ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। मैंने एक्स एक्सिस पे बेटा टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पे बेटा मैंने वेपर प्रेशर लिया, और मैंने कहा रूम टेम्परेचर पे मान लो लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.1 एटीएम था, राइट। अब आपने इस टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इंक्रीज करोगे तो बेटा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, दिख रहा होगा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इंक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेपर प्रेशर ना इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो जो भी यहाँ पे टेम्परेचर रहा होगा ना उसी टेम्परेचर को आप बोलोगे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। मतलब अगर ये मान लो ये वाटर होता ना, तो वाटर के केस में यहाँ पे जो ये टेम्परेचर होता बेटा 373 केल्विन होता, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या इतना समझ में आया बेटा ग्राफ किस तरीके से बनाया गया? जल्दी से बता दो तब मैं इसको समझा रहा हूँ। ओके बेटा, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया बेटा ग्राफ किस तरीके से बना। अब सुनना बेटा, अब मैं आपको रीजन समझाने जा रहा हूं। जो हमारा मेन क्वेश्चन था, हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर रहा है, उसको मैं अब इस ग्राफ के थ्रू ही समझाने वाला हूं। तो कैसे समझेंगे, ये मान लो बेटा हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है, राइट। अब आप याद करो, अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, तो आपने पीछे पढ़ा था कि आपका जो वेपर प्रेशर होता था वो डिक्रीज कर जाता था बेटा। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे तो वेपर प्रेशर बेटा डिक्रीज कर जाता था। एक मिनट बेटा रंग बता रहा हूं, फिर से बताऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एक प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर बेटा डिक्रीज हो जाता है। तो अगर अब मैं इसी में सॉल्यूशन का ग्राफ खींचूं बेटा, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं सॉल्यूशन का ग्राफ खींचूं तो वो ग्राफ बेटा मुझे नीचे से खींचना पड़ेगा। क्यों खींचना पड़ेगा? क्योंकि बेटा प्योर सॉल्वेंट में जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि मान लो ये रूम टेम्परेचर था,
और अभी अभी मैंने बोला था बेटा रूम टेम्परेचर पे मान लो सॉल्वेंट का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 0.1 एटीएम है, लेकिन जब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया होगा तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 100% 0.1 एटीएम से कम हो गया होगा। अब वो कितना कम हुआ उससे मतलब नहीं, बट कंफर्म है कि वो कम हो गया होगा। तो इससे ये पता लगा कि मुझे जब सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना होगा ना बेटा, वो मुझे सॉल्वेंट के ग्राफ से नीचे बनाना होगा। अब ठीक इसमें भी बेटा टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। अब ये बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ तो यहाँ पे जो ये टेम्परेचर आया बेटा, इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और एक मिनट बेटा बता रहा हूं सुनिए, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं उसके बाद फिर रिपीट करूंगा। इस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राफ से आप सीधा सीधा ऑब्जर्व करो बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ से कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है बेटा वो ग्रेटर देन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राफ से आप सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सब किस कारण से आया? ये सब इस कारण से आया क्योंकि बेटा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है, तो आप उसका रीजन दोगे बेटा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ बेटा। अभी ये किस किस को समझ में आया बेटा? तब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, तो नहीं आया ठीक है, जया को गौरव को आया, ओके, और आ गया भैया, और किसी को? बस दो को ही आया समझ में बेटा? ठीक है बेटा, मैं एक बार ना रिपीट करता हूं फिर देखना बेटा, जरा एक बार फिर से समझ लो। अगर नहीं आएगा तो फिर आप उसको ना वीडियो में देखना, अगर तभी भी नहीं आएगा तो फिर एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। बट ओके बेटा, अंशित जैन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देखो मैं एक बार मिटा रहा हूँ फिर दोबारा से ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, ठीक है? एक बार पूरा रिपीट कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा स्पीड में करूंगा बेटा, तो समझने की कोशिश करना। फिर इसको एक बार नहीं तो वीडियो में देख लेना, जब यूट्यूब में डालूंगा मैं तो वहां से समझ में आ जाएगा बेटा डिटेल में। सुनना बेटा अंशित जैन, बेटा मैंने पहले स्टार्ट में ना बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई यार तुमको, कि बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसको दिमाग में बैठा लो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं बेटा। इस ग्राफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा टेम्परेचर, और यहां पे मैंने ले लिया वेपर प्रेशर। अब बेटा यहां पे ना नंबर लिखे होंगे, मान ले जैसे यहां लिखा है बेटा 0.1, इस तरीके से 0.2, 0.3, इस तरीके से यहां पे एक जगह पे होगा 1 एटीएम, 0.1 एटीएम, 0.2 एटीएम, 0.3 एटीएम, इस तरीके से लिखा हुआ एक जगह पे होगा 1 एटीएम। जहां पे बेटा 1 एटीएम होगा उसको मैं बोलता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने मान लो कोई लिक्विड लिया, लिक्विड फॉर एग्जांपल मान लो सॉल्वेंट ले लिया मतलब, ठीक है? और ये मान लो रूम टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? और मान ले बेटा कि रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 0.1 एटीएम है। तो अगर मैं उस पॉइंट को शो करूं तो किस तरीके से शो करते हैं? ऐसे तो करते हैं यार, मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इंडिकेट क्या करेगा कि रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 0.1 एटीएम है। अब एज्यूम कर तू टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो तुमने पढ़ा भैया जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, सोच के देख बेटे, ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो दिख रहा हो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब ये देख इंक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और बेटा जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर तुम्हें दिखाई देगा
यानी ये, इसको बोलेंगे बेटा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इतना समझ में आया बेटा? अभी केवल ग्राफ बनाया मैंने जो उसमें समझना है। क्या ये वाली बात समझ में आया अंशित? ओके बेटा, ठीक है अंशित, तो ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ओके बेटा, अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं जो हमें मेन समझना है। हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? हमारा क्वेश्चन ये है कि जब एक प्योर सॉल्वेंट है और तूने उस पे बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। बट क्वेश्चन उठता है व्हाई, बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज करा? तो अब मैं उसका रीजन समझा रहा हूं। मैंने क्या पढ़ाया था बेटा पिछले टॉपिक में, याद कर, कि प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, मैं इतना जानता हूं कि वेपर, सॉरी मैंने बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज बोल दिया बेटा, इंक्रीज करता है। बट क्यों करता है वो समझा रहा हूं। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये पढ़ चुके हैं बेटा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, ये पढ़ चुके हैं हम पहले। तो सोच के देख बेटा, अगर यही ग्राफ मैं सॉल्यूशन के लिए खींचूं तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा ना बेटा वो नीचे से आएगा। नीचे से क्यों आएगा? क्योंकि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है बेटा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ये पिछले टॉपिक में तुमने पढ़ा। तो मैंने सॉल्यूशन का जो ग्राफ खींचा वो नीचे से खींचूंगा बेटा इसके, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब इस ग्राफ को बढ़ा बेटा, सेम वही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन का ग्राफ भी ऊपर की तरफ उठेगा इस तरीके से। ये है बेटा सॉल्यूशन का ग्राफ, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। और देखो ये मिल गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जहां ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिला वो टेम्परेचर आपने देखा और उस टेम्परेचर को आपने कहा बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राफ को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राफ से सीधा सीधा दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्यों ग्रेटर देन आया जरा सोच के देखो। ये ग्रेटर देन इसलिए आया क्योंकि वेपर प्रेशर बेटा कम हो गया था। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यानी अब मैं आपसे कभी भी पूछूं कि भैया प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करा, तो आप लिखोगे बेटा क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, इसी कारण से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब जल्दी से बताओ बेटा कि अब ये समझ में आया कि नहीं आया रीजन, तब मैं लिखूं। ओके बेटा, ओके 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 ओके। तो एक काम करो, जल्दी से इस ग्राफ को बना लो बेटा, फटाफट ये ग्राफ को बना लीजिए।